अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक सवाल जो इस वक्त हर तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है। क्या उस इजलास के अंदर इलेक्शन को रोकने के हवाले से कोई बात हुई है? क्या फौज सिक्योरिटी देने जा रही है या नहीं देने जा रही? इन तमाम चीजों पर जी हामिद मीर साहब ने एक बड़ा तज्जिया दिया है, एक बड़ी खबर दी है, वो आपके सामने रखी जाएगी, जिसके बाद आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज तो आज वाजिया हो गई, एक खबर चलाई गई जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने कुछ 10 अरब के करीब इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी और उन्होंने कह दिया हमें तो फूटी कोड़ी भी नहीं मिली, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि 10 अप्रैल तक हुकूमत हमें पैसे देगी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बना दिया गया है, जिस तरह से अतर मनिल्ला की एंट्री हुई है और जस्टिस अतर मनिल्ला ने भी कह दिया कि सो मोटो गलत था, सो मोटो जो है नहीं लेना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के वक्त भी जो सो मोटो लिया गया था वो भी गलत था। तो अतर मनिल्ला साहब से ये सवाल तो होना चाहिए, रात के 12 बजे जो आपने अदालत खोली थी और उस जिस दरखास्त पर आपने अदालत खोली थी उस पर तारीख भी दर्ज नहीं थी, आपको सिर्फ इस बात का इंतजार था कि एक 22वें ग्रेड का अफसर जो कि सेक्रेटरी दिफा के अंडर आता है उसको कहीं मुल्क का वजीर आजम हटा ना दे, जिस वक्त वो हटाए उस वक्त की तारीख डाली जाए। और आपने अदालतें खोली, आपने 12 कहा हमने इसलिए अदालतें खोली कि एक और 12 अक्टूबर ना हो जाए, हमने आइन की सरबुलंदी के लिए अदालतें खोली। और अगर वो सो मोटो गलत था तो रिवर्स करें उस सो मोटो को, कराएं मुल्क के अंदर इलेक्शन, असेंबलियां तहलील करें। अगर वो सो मोटो गलत था जिसमें शहबाज शरीफ ने हाथ जोड़ के कहा था खुदा के लिए हम सारे मसले ठीक कर देंगे, हमें 6 माह का वक्त दे दें, और आज वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, तो लिहाजा रिवर्स करें उस सो मोटो को भी। हामिद मीर साहब ने जी बड़ी खुल के इस पर बात की है। वीडियो के आखिर में हमने फलस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से बात करनी है। बहुत खतरनाक हालात हो चुके हैं, हम क्योंकि मुल्की मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं, हमारी वहां पे नजर नहीं है, बहुत तबाही हो चुकी है। गजा पर मुसलसल इसराइली फोर्सेस बमबारी कर रही हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर बेहुरमती जो की जा रही है, जिस तरह से वहां पे नमाजियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, और फिर हिजबुल्लाह की जानब से एक बड़ी आज धमकी आ गई। उन्होंने कह दिया खबरदार, मस्जिद अक्सा रेड लाइन है, मिटा देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे तुम्हें अगर तुमने मस्जिद अक्सा की तौहीन की। तो लिहाजा हमले हो रहे हैं, तल हबीब जो कि कैपिटल है इसराइल का, वहां पर हमले हो रहे हैं। ये जंग बड़ी खतरनाक हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हामिद मीर की गुफ्तगू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप भी सुनिए कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। जी सुनिए जो सामने आए। इस इलामिये में 3 चीजें वाज़ेह हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है और वो अवेलेबल नहीं है। पहला मतलब तो इसका ये है। दूसरा जो इसमें अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जी नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों के खिलाफ फॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा जो है उसकी हम शदीद मजम्मत कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, राना सनाउल्लाह से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये सीधा सीधा पीटीआई की तरफ इशारा है। ठीक है, और उस पर फॉरेन स्पॉन्सर्ड ये भी उन्होंने कह दिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि इस इलामिये में ये कहा गया है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, जो उनके लोगों को रहा किया गया, उनके साथ जो नरम पॉलिसी इख्तियार की गई, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो ये किसकी पॉलिसी थी? ये इमरान खान की पॉलिसी थी। अब इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि वो तो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी थी, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब जब पावर में नहीं आए थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं पेशावर में टीटीपी को दफ्तर खोल के देने के लिए तैयार हूँ, और फिर मुज़ाकरात के भी वो हामी थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो पॉलिसी उनकी ठीक थी या नहीं थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की जो पॉलिसी थी उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। और बेसिकली ये बताया गया है कि वो पॉलिसी थी जिसके नतीजे में इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है, और वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज इस वक्त मसरूफ है, लिहाजा
टाइटल नहीं है, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना ही डिफेंस मिनिस्टर, ना ही कोई और कि वो उनको बताए। लेकिन ये जो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड एलामिया है, ये मीटिंग जो है दोपहर को ख़त्म हो गई थी। इस मीटिंग का एलामिया लिखने में 4-5 घंटे लगे हैं, ठीक है, और ये तकरीबन 7:45 7:30 7:45 बजे के करीब आया है। और इस दौरान ये जो 3-4 घंटे हैं, इन 3-4 घंटों में ये एलामिया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, दूसरी जगह से वापस पहली जगह पे आ रहा था, फिर एक तीसरी जगह पे जा रहा था। और इस दौरान में बहुत से लोग मेरे समेत हम पूछ रहे थे उन लोगों से जो इसकी वेटिंग कर रहे थे कि भाई कब तक जारी करेंगे। तो वो एक घंटा करते करते उन्होंने इसमें 4 घंटे लगाए। इसका एक एक लफ्ज बहुत सोच समझ के जो है वो लिखा गया है। तो इसको सबको पाकिस्तानियों को, सहाफियों को, सियासतदानों को गौर से पढ़ना चाहिए। इस एक छोटे से इलामिये में आपको अगले 6 महीने का पाकिस्तान वाज़ेह नजर आ रहा है। तो कल करारदाद आई पार्लियामेंट से और हुकूमत को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माइनॉरिटी है, इसको नहीं माना जाए। आज अतर मिनल्ला साहब का, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक इजाफी नोट आ गया जिसमें वो कहते हैं ये फैसला 4-3 का है, जिसकी बुनियाद पर ये अब कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया है क्योंकि उन्होंने बेंच से हटा भी दिया था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, लिहाजा आप इस्तीफा दें। रेफरेंस की बात भी हो रही है, आज जो है डिफेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से वो भी सामने आ गया। तो इस बातों को सबको जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि इसका एक और भी मतलब है। पहली बात तो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि अब से कुछ दिन के बाद 12 अप्रैल को 1973 के आइन की तश्कील के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट की करारदाद की अपनी अहमियत है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की एक अपनी अहमियत है, अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट आया उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन जो मेरे लिए बतौर एक पाकिस्तानी इंतहाई तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये कोई भी जो है, ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, ना पार्लियामेंट की करारदाद, कोई भी, ना ही अतर मिनल्ला का नोट, ये मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के आइन की तश्कील के 50 साल पूरे हो गए हैं। 12 अप्रैल को 50 साल पूरे हो जाएंगे और इस आइन पे अमल दरामद पाकिस्तान में नहीं हो रहा, जिसके जिम्मेदार सब के सब हैं। अच्छा जी, ये आपने गुफ्तगू सुन ली जिसमें हामिद मीर साहब ने बड़ा वाज़ह कह दिया ना कि 14 मई को इलेक्शन तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और फौजी क़यादत ने वो इनडायरेक्ट मतलब यही था कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे क्योंकि हम अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे, और खान पर इनडायरेक्ट तनकीद की उन्होंने जो उनकी पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, चाहे वो फैज़ की पॉलिसी हो चाहे वो बाजवा की पॉलिसी हो। उन्होंने अलामिया के हवाले से बड़ा वाज़ह कर दिया कि अलामिया में कितना वक्त लगा कि वहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था, ये चीज़ लिखे या ना लिखे, बड़ी कैलकुलेटेड ज़ुबान थी, जिसका साफ मतलब ये है कि सिक्योरिटी वाली बात को नहीं है क्योंकि हम अपने ऑपरेशंस पर लगे हुए हैं। तो अहमद मीर साहब की इस खबर ने, इस तज्ज़िये ने सब कुछ वाज़ह कर दिया। और इसके अलावा भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जी कड़ा इम्तिहान है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कुछ कर दिया है, जो गंद डाल दिया है, वो सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। लेकिन तकरीबन अब हमारे पास वक्त आज 8 9 कल 9 है और 10 या 3 दिन 2-3 दिन का वक्त है, 70-72 घंटों से भी कम का वक्त है, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फंड्स जारी होते हैं या नहीं होते। लेकिन जी इसराइल और फ़लस्तीन, गज़ा, हमास, लिबनान, ये सारा एक रीजन, एक खित्ता, यहाँ पे जो जंग लगी हुई है, जो यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है, वो बड़ी मैं कहता हूँ कि तशवीशनाक है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है, हमारा तमाम मुसलमानों का किबला अव्वल है, सब के लिए काबिल एहतराम है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह की बदतमीजियाँ हो रही हैं और जिस तरह से मस्जिद अक्सा पर में धावा बोला जा रहा है और मुसलमानों को वहाँ पे इबादत भी नहीं करने दी जा रही, और जिस तरह जुल्म सितम हो रहा है, तो इस पर तमाम दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। डॉन न्यूज़ की खबर है कि टेंशन हाई इन इसराइल आफ्टर डेडली अटैक्स। ये जी डॉन न्यूज़ की खबर है। 2 ब्रिटिश इसराइली वुमेन किल्ड इन वेस्ट बैंक शूटिंग, ये BBC न्यूज़ की खबर है। इसराइली मोबिलाइज आर्मी रिजर्व्स आफ्टर अटैक्स इन तल हवीब, तो रिजर्व जो आर्मी है वो भी उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। ये TRT वर्ल्ड की खबर है कि जब तल हवीब पर अटैक हुआ है। अच्छा जी, ये BBC न्यूज़ की एक और खबर आ गई। 1 टेररिस्ट किल्ड एंड 7 वाउंडेड इन कार रिमेनिंग अटैक्स, तो कार तल हवीब के अंदर अटैक हुआ है और उसके अंदर एक गैर मुल्की भी मारा गया है। अच्छा जी, वायलेंस इन तल हवीब लीव्स 1 डेड एंड 5 इंजर्ड, ये द गार्डियन की खबर है जनाब। इसी तरह अल जजीरा, इसराइल फ़लस्तीन अपडेट्स 1 किल्ड इन तल हवीब अटैक, यानी तल हवीब के अंदर जो कि कैपिटल है इसराइल का, वहाँ पे जो हमला हुआ है और उसमें जी एक मारा गया है।
دا ٹائمز آف اسرائیل اردگان ٹو ایرانز رئیسی، یعنی اردگان کی اور رئیسی جو کہ ایرانی صدر ہیں ان کی بات بھی ہے، اسلامک ورلڈ شوڈ یونائٹ اگینسٹ اسرائیلی اٹیکس۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کا اپنا اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ رئیسی کی اور اردگان کی فون پر بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اسلامک ورلڈ کو یونائٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اسرائیل فلسطین اپڈیٹ، اسرائیل سٹرائک ٹارگٹ غزہ لیبنان، تو لہذا لبنان اور غزہ پر سٹرائکس کی جا رہی ہیں، مسلسل عورتوں اور بچوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے اور جوابی کارروائیاں تل حویب کے اندر بھی کی جا رہی ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں مسجد اقصیٰ کے اندر بھی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پی ایم سیڈ ٹو ٹیل منسٹرز اسرائیل مسٹ اوائڈ میجر ایسکلیشن آن ملٹیپل فرنٹس۔ اچھا جی، تو یہ سارا کچھ اس کے اندر چل رہا ہے، اور اسی طرح کچھ مزید خبریں بھی ڈان نیوز کی بھی میرے سامنے آ گئیں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جنگ مزید بڑھنے کا خدشہ موجود ہے، یعنی یہ جنگ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، اور لبنان سے حملے ہو رہے ہیں، اور یہاں سے جناب حماس کی جانب سے بھی واضح کہہ دیا گیا ہے کہ خبردار مسجد اقصیٰ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ حماس کا بھی میرے سامنے بلکہ بیان آ گیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ خبردار یہ ریڈ لائن ہے، ہم کسی بھی صورت مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، اور اگر تم نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی، اگر مسجد اقصیٰ کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی، تو پھر تمہیں ہم سبق سکھائیں گے۔ جناب حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین نے کہا کہ مقدسات کو نشانہ بنانا یا مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے، جلانے یا ہماری تمام مقدسات کو پامال کرنے کے لیے اس سے پورے خطے میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس سے پورے خطے میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو بہت زیادہ جی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اگلی ویڈیوز کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن مختصر یہ کہ اس خطے کے اندر فلسطین اور اسرائیل کو لے کر لبنان اور یہ خاص طور پہ غزہ، یہاں پہ ایک بڑے جنگ جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے۔ پہلے جب یہ مئی 2021 کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی 11 روزہ یہ جنگ تھی، اور اس میں بھی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی۔ آئرن ڈوم ایون اسرائیلی وہ بھی تباہ ہو گیا تھا، تل حویب کے اندر آگ ہی آگ تھی، حملے ہی حملے تھے، اور بین گورین ایئرپورٹ اس کو بند کر دیا گیا تھا، ایک قیامت کا منظر تھا دونوں طرف۔ اچھا، اس کے اندر پاکستان نے رول پلے کیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی گئے تھے، فلسطینی وزیر خارجہ کو ساتھ لیا تھا، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ گئے تھے، جنگ رکوا دی تھی۔ اب ہے امپورٹڈ حکومت، شہباز شریف، بلاول بھٹو، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمان مر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمان اس کاز کے اوپر کم از کم ضرور اکٹھے ہوں، مسلمانوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ پاکستان زندہ باد۔